सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर फिज़िक्स। सो जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, बिकॉज हमने पहले वीडियो में भी एक बार हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी फिज़िक्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिस्कस कराए थे। बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लाती हूँ, जैसे एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फालतू के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो टू द पॉइंट होते हैं, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है। सो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, क्वेश्चंस जो फर्स्ट है वो क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और आपको क्या है उसका जो आंसर है वो लाइव चैट में मेरे साथ साथ देना है, ताकि आपको पहले क्वेश्चन का आंसर खुद से दो, उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो सभी स्टूडेंट्स को आसानी रहेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको साथ में दूंगी, ताकि बाद में आपको क्वेश्चन जो है रिवाइज करना हो तो आप एक्सप्लेनेशंस को देख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रेडियो वेव, साउंड वेव सेकेंड ऑप्शन, फिर है एक्सरे या फिर गामा रे। सो स्टूडेंट जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो लाइव चैट में। सो जो इसका आंसर है वो है बी, साउंड वेव। ठीक है, क्योंकि साउंड वेव जो होती है उनको उनको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ये कौन सी वेव है, ये मैकेनिकल वेव है। ठीक है, ये एक मैकेनिकल वेव है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैकेनिकल वेव है जिसको एक मीडियम की आवश्यकता होती है अपने आप को प्रोपगेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम आंसर देख लेते हैं। ये रहा, sound wave is not a electromagnetic wave, it is a mechanical wave that require a medium for propagation। मतलब एक ऐसी ये मैकेनिकल वेव है जिसको एक मीडियम की आवश्यकता होती है अपने आप को प्रोपगेट करने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चंस। Which principle state that the total electric flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। तो ये पूछ क्या रहा है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एनी क्लोज सरफेस का इक्वल होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। ठीक है, ये बोल रहा है ये। तो बताओ कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है यहाँ पे जो ये बता रही है। फर्स्ट ऑप्शन इज गोल्स लॉ, सेकेंड इज कोलम्ब्स लॉ, एम्पियर्स लॉ एंड फैराडे लॉ। सो स्टूडेंट जल्दी से आंसर कर दीजिए। सो जो करेक्ट आंसर है वो है गोल्स लॉ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गोल्स लॉ ही कहता है जो फ्लक्स होता है एनक्लोज्ड यानी क्लोज्ड सरफेस का वो इक्वल होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन, इसका देख लो आप। गोज लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। The proportionality constant is the vacuum permittivity, that is epsilon naught। ठीक है, epsilon naught जो है वो क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी है। सो जो वैक्यूम परमिटिविटी है वो आपसे पूछा जा सकता है कि जो कांस्टेंट है वो क्या है, मतलब ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, या फिर इसका मतलब क्या है, तो इसको बोलेंगे वैक्यूम परमिटिविटी। सो स्टूडेंट्स, आपने इसका क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है। याद रखना, इन क्वेश्चन को भूलना नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसे ही क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे सोचना नहीं है, सीधा करके आना है। ठीक है, द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। जो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, वो मतलब कि इसका जो रेशियो है वो डिफाइन एज, क्वेश्चन है ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू पावर टू एपरेंट पावर, मतलब ऊपर आएगा ट्रू पावर जो है, उसके बाद एपरेंट पावर,
ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद है apparent पावर टू द ट्रू पावर, उसके बाद है रिएक्टिव पावर टू द ट्रू पावर, या फिर ट्रू पावर टू द रिएक्टिव पावर। सो जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, जल्दी से लाइव चैट में मेंशन कर दो स्टूडेंट्स, फास्ट। सो जो ऑप्शन है वो है ए कैसे है, द ट्रू पावर टू एन अपेरेंट पावर, ऊपर आएगा ट्रू पावर अपॉन में अपेरेंट पावर। एक्सप्लेनेशन देख लो, द पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपेरेंट पावर, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई होता है ना, तो ये किसका प्रोडक्ट है, वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट है, जो कि पावर एक्चुअली कंज्यूम हुई है, अपॉन में जो अपेरेंट पावर है, ठीक है। वो पहले तो है ट्रू पावर अपॉन में अपेरेंट पावर, ठीक है स्टूडेंट। ये इंडिकेट करता है द एफिशिएंसी ऑफ पावर यूटिलाइज्ड इन द सर्किट, कि कितनी पावर यूटिलाइज हुई है किसी भी सर्किट में, उसकी एफिशिएंसी को बताता है। सो जो इसका ऑप्शन है वो कौन सा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ट्रू पावर अपॉन में अपेरेंट पावर। इससे आपको फॉर्मूले भी याद हो जा रहे हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जा रहा है, और इजीली क्वेश्चन जो है कहाँ से आ सकता है ये भी आपको समझ आता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से इन्हें बनाया है, ठीक है। मैंने एक्चुअली में खुद से टाइप किए कुछ क्वेश्चन अच्छे से, NCERT बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस। एक जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसके लिए, वेट अ मिनट, okay, so which of the following statement is true for a converging lens, converging lens के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये क्या ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब हमेशा एक काल्पनिक छवि बनाता है। दूसरा है ऑलवेज फॉर्म ए रियल इमेज, हमेशा रियल इमेज बनाता है। या फिर एक वर्चुअल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की जो प्लेस्ड है बियॉन्ड द फोकल लेंथ, जो फोकल पॉइंट होता है, मतलब जो फोकस होता है उसके पीछे अगर कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा है, क्या उसकी ये वर्चुअल इमेज बनाता है। या फिर इट फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल पॉइंट। तो हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन देख लो थोड़ा, ये लो। सो जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, ओह सॉरी लाइव चैट में मेंशन कर दीजिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट फॉर्म ए रियल इमेज फॉर ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक रियल, ये जैसे यहाँ पर अगर फोकस है ना, तो उसकी अगर ऑब्जेक्ट इसके पीछे रखा होगा ना तो उसकी रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। इट फॉर्म ए रियल इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड द फोकल पॉइंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख लो, ए कन्वर्जिंग लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल लेंथ फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज on the opposite side of the lens, so it is a result of lens bending and converging the incoming light rays, ठीक है। सो जो ऑप्शन है वो कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा, जल्दी से आंसर कर दो। जो द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 या फिर 3 × 10⁻12। तो जल्दी से कर दीजिए आंसर। सो जो करेक्ट आंसर इज येस एब्सोल्युटली ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर से वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर वोल्टेज के है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस के है, लेंथ के है, या फिर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो जल्दी से बता दीजिए ऑप्शन में से देख के। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब कि जो करंट पास हो रहा है कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो
ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो कह रहा है जो डायरेक्टली जो करंट पास हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के ही तो है, रेजिस्टेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ही नहीं सकता, लेंथ के भी नहीं है और टेम्परेचर के भी नहीं है। सो इसका ऑप्शन जो है वो A इज करेक्ट। सो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जो प्रीवियस वीडियो का है, देखते हैं आपने क्वेश्चन पिछले वीडियो में करे थे या फिर उसको ऐसे ही बस उस टाइम कर लिया और उसका आंसर अगर आपको नहीं आया तो आपने वो स्किप कर दिया। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है, ज़ीरो होता है, यूनिफॉर्म होता है, वेरिएबल होता है या फिर इनफाइनाइट होता है। सो ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर, कितना होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो मोर जो है हेल्पफुल होगी। ऐसे ही हम लोग अब रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज जितने भी आपके बच्चे हैं आपको सारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊंगी, साथ में आपको चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। एंड पैनिक मत होइए, बस अपनी मेहनत करते रहिए, बस 10 ही दिन बचे हैं, ठीक है। सो थैंक यू।